ऑफ यू। तो अब इवनिंग में हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जाते हैं। वैसे तो हमने जो केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी बताया था, केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी बताया था उसके बारे में, तो उसमें ऐसे वर्बली हमने बताया था। आज हम डिटेल में केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बारे में बात करेंगे, जो कि हर एक, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे वो प्रोस्टेट कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो, चाहे कोई भी कैंसर हो, अगर लास्ट थर्ड या फोर्थ स्टेज पहुंच जाता है तो उसमें इसकी जरूरत होती है। यह एक प्रकार का ट्रीटमेंट है, तो इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोगों में से जितने लोग सब क्या करिए कि वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा। अगर आप जेएनएम सेकेंड ईयर में हैं तो आपके सिलेबस से ही है, और बाकी अदर एग्जाम में है तो भी आप प्रिपेयर करते रहिए। इसमें से वर्बल सॉरी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उसको नोट करते चलिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आपका वेलकम हमारे नर्सिंग क्लासेस में, एफएन नर्सिंग क्लासेस में। ठीक, तो आपको अब मैं ले चलता हूँ ऑन्कोलॉजी नर्सिंग क्लास 6 में। उसके बाद अभी हमने 5 में सुबह मॉर्निंग में क्लास लिया था, तो 5 में हमने बात की थी लंग कैंसर की बात की थी। तो लंग कैंसर का सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट रह गया। एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट जो हम ल्यूकेमिया बता रहे थे और लिम्फोमा बता रहे, तो उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट जितना था वही नर्सिंग मैनेजमेंट सेम इसमें भी है लंग कैंसर में, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं रखा। तो उसमें जो है कि अगर आप जेएनएम के कोर्सेज, अगर स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए तो आपके लिए वही होगा नर्सिंग मैनेजमेंट। बाकी अगर अदर एग्जाम के लिए है तो भी उसके लिए मैं अलग से इसी में इंक्लूड किया हूं। तो आज देखिएगा, देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडिएशन थेरेपी। ठीक, रेडिएशन थेरेपी में अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ ट्रीटमेंट। ये एक प्रकार का क्या है, कैंसर का ट्रीटमेंट है। यह एक प्रकार का क्या है, कैंसर का ट्रीटमेंट है। इन विच हाई एनर्जी रेडिएशन, क्या हाई एनर्जी रेडिएशन, ठीक, हाई एनर्जी रेडिएशन इज टारगेटेड अपॉन मैलिग्नेंट टिश्यू, यानी जो कैंसरस मैलिग्नेंट टिश्यू कैंसरस होगा, जो कैंसरस सेल का जो ग्रुप होगा, टिश्यू होगा, उसी पे हम टारगेट करते हैं। दैट डिस्ट्रॉय, और ये क्या करता है, ये रेडिएशन क्या करता है, उस कैंसरस या मैलिग्नेंट टिश्यू को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। देम विदाउट इंसिजन, बिना किसी जैसे कि फ्लूइड नहीं है, ना ही ब्लीडिंग होगी, ना ही कुछ होगा, कुछ नहीं, ब्लीडिंग नहीं होगा, ना कुछ होगा, एकदम जैसे मतलब सिर्फ और सिर्फ टिश्यू डिस्ट्रॉय होगा। और इंसिजन का यहाँ का मतलब यह है कि जैसे इंसिजन का मतलब कोई चीज ऑपरेट करते हैं तो फ्लूइड निकलता है, ब्लड निकलता है, तो उसको बार बार, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैलिग्नेंट टिश्यू क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा जहां पर होगा, विदाउट इंसिजन, बिना किसी ब्लीडिंग वगैरह का। ठीक, या फिर इसी कहते हैं इन दिस थेरेपी यूज ऑफ आयनाइजिंग रे। ये आयनाइजिंग रे जो रेडियो एक्टिव मेटल होते हैं उससे निकलते हैं, उसको हम दो तरीके से अभी आगे हम बात करेंगे। रेडियो एक्टिव मेटल, उससे रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, और वो किरणें क्या करती हैं, फॉर, आप देखिए इसमें क्या होता है कि ट्रीटमेंट करने के लिए भी ये करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए भी। और इन दिस थेरेपी यूज ऑफ आयनाइजिंग रे फॉर डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक पर्पजेज, यानी कि उपचार के उद्देश्य से और जांच के उद्देश्य से भी ये करते हैं। आगे अभी आएगा कि 3D में जांच ये करते हैं। आप ये कहोगे कि आयनाइजिंग रेडिएशन से जांच कैसे, तो जांच में ये होता है कि जो कैंसर टिश्यू है वो कहां तक फैला है, 3D में उसका फिगर देखते हैं कि ये ट्यूमर का साइज कहां तक फैला है, या किस किस पार्ट को इंसिजन यानी धंसा हुआ है, कितने पार्ट तक धंसा हुआ है। तो इसलिए डायग्नोस्टिक भी इसके लिए यूज किया जाता है। पर्पस टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल विथ मिनिमल इफेक्ट ऑन द नॉर्मल सेल। कोशिश यही रहता है कि जो सामान्य कोशिकाएं हैं
कोशिश यही रहता है कि जो सामान्य कोशिकाएं हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो और सिर्फ कैंसरस सेल डिस्ट्रॉय हो। इसीलिए लेजर बीम या लेजर की किरणें या फिर आयनाइजिंग रे डाला जाता है और उसका पर्पज क्या होता है, थेरापेटिक या ट्रीटमेंट होता है। तो ये डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन के बाद आइए अगला हम अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफेक्ट में देखिए क्या होगा, फटीग होगा, क्या होगा, थकान होगा, जो कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। रेडिएशन थेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, फटीग यानी थकान होना। उसके बाद लोकल चेंजेज यानी कि जो कुछ लोकल चेंजेज होंगे एंड इरिटेशन इन स्किन। ठीक, जिस स्किन में, जिस एरिया में इंसान को, ठीक, उनको लेटा के जिस एरिया में ठीक, जिस एरिया में कैंसर, मान लीजिए प्रोस्टेट का कैंसर हुआ है तो प्रोस्टेट के कैंसर पे इधर जो मशीन होती है, ये जो मशीन होती है, ठीक, ये मशीन होती है और ये रे मारती है इस पे, ऐसे जब रे मारती है तो इस स्किन पे जितने पे रेज ये पड़ती है उतने स्किन में क्या होगा, चेंजेज आ जाएगा, स्किन ब्लैक हो जाएगा। रेडिएशन थेरेपी के मरीज को देखा करिए तो आप देखेंगे तो वहां पर रेडिएशन थेरेपी जब होता है, किसी को माउथ कैंसर या नेक का कैंसर या आप लोगों ने तो देखा नहीं, हम तो देखे हैं, तो उसमें बड़ा खराब कंडीशन ये हो जाता है कि उतना पूरा एरिया एकदम ब्लैक हो जाता है, जिंदगी एकदम, मतलब कि जिंदा रहना भी, उससे भी अगर उस टाइम अगर पूछिए तो मरीज ये भी कहेगा कि हम जीना नहीं चाहते हैं। ठीक, रेडिएशन थेरेपी और केमोथेरेपी दरअसल क्या है कि एक बस खाली आश्वासन के लिए ये दिया जाता है। ये कारगर तब होता है जब कैंसर क्या हो, स्टेज फर्स्ट में हो या कुछ केसेस में स्टेज सेकंड तक भी ट्रीटमेंट किया जा चुका है। लेकिन क्या है कि यही अगर मैलिग्नेंट टाइप का कैंसर है तो स्टेज फर्स्ट हो या सेकंड हो, कोई मायने नहीं रखता। रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ इसको कंट्रोल करके कुछ दिन तक चला सकते हैं लेकिन बचा नहीं सकते। ठीक, ये बिनाइन कैंसर के कंडीशन में है। ठीक, बिनाइन कैंसर के, तो इसमें क्या होता है, जो रेडिएशन यहाँ पे लोकल जहां पे मारते हैं, जहां पे कैंसरस टिश्यू होते हैं, उस एरिया में ऊपर साइड पे, ऊपर स्किन में क्या होता है, लोकल चेंजेज होता है और इरिटेशन टू स्किन, यानी कि स्किन को जरा सा भी टच करेंगे तो उसको बड़ा खराब लगेगा और हमेशा अनकंफर्टेबल फील करेगा, हमेशा अनकंफर्ट फील करेगा वो मरीज। ठीक, उसके बाद एलोपेशिया, ठीक, यानी लॉस ऑफ हेयर हो जाएगा। जिस एरिया मान लीजिए अगर हेड में कहीं हुआ या कहीं पे हुआ, जिस एरिया का वो करेंगे उसमें लॉस ऑफ हेयर हो जाएगा। या फिर अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन, ठीक, यानी कि उस इंसान को सही से ना भूख लगेगा और ना ही खाने का मन करेगा, दिन भर ऐसे मतलब कि लेजी बेचैन होकर ऐसे पड़ा रहेगा और अगर उससे पूछे तो बस यही इतना ही बोलेगा कि बस हमारी मौत कर दे भगवान और कुछ नहीं करे। ठीक, तो ये रेडिएशन थेरेपी है। दरअसल ये सिर्फ आश्वासन के लिए दिया जाता है, लेकिन क्या करे परिवार क्या करे कि मजबूर है, कुछ समझ में नहीं आता तो ये करना। ठीक, ऐसे कोई छोड़ नहीं सकता। फिर उसके बाद देखिए टाइप की बात करते हैं तो इसमें टाइप, जो रेडिएशन थेरेपी का टाइप है वो दो टाइप का है, जिसे पहला क्या कहते हैं, टेलीथेरेपी या ब्रैकीथेरेपी। टेलीथेरेपी को क्या एक्सटर्नल थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक, एक्सटर्नल थेरेपी, ठीक, यानी इस कंडीशन में, और ब्रैकीथेरेपी। तो इसमें पहले देखिए कि टेलीथेरेपी, डिटेल में बात करते हैं। टेलीथेरेपी या एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी या फिर एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। एक्सटर्नल यानी कि इसमें, इस कंडीशन में क्या होगा, मरीज को बाहर लेटा के, मशीन पे लेटा के, और ये मशीन से, इस मशीन से, बड़ा सा मशीन रहेगा, इसमें लेटा के उसको इस पे बाहर से बीम मारते हैं, ऐसे बाहर से बीम मारते हैं जहां कैंसर हुआ रहता है। तो ये क्या है, कैंसर ट्रीटमेंट इन विच, जिसमें कि रेडिएशन सोर्स यानी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल शरीर से बाहर है। कहां है, यहां मशीन में है, शरीर से बाहर है, बाहर से उस मेटल का रेडिएशन करते हैं। रेडिएशन सोर्स कहां है, बाहर है, इज प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी से बाहर रहेगा। टेलीथेरेपी से नाम सुन लीजिए, याद करने का तरीका एक्सटर्नल इसलिए करते हैं, जैसे देखिए
ई है, टेली में ई है 2 बार एक्सटर्नल थेरेपी, जबकि ब्रैकीथेरेपी में देखिए यहाँ पे नहीं है, इसी ऐसे याद कर लीजिए, टेलीथेरेपी, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी या फिर एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। इसमें पेशेंट डज नॉट इमिट रेडिएशन, यानी कि अभी आप ब्रैकीथेरेपी के बारे में जब पढ़ेंगे तो ब्रैकीथेरेपी 2 तरीके से होता है, एक अनशील्ड होता है, एक शील्ड होता है। अनशील्ड और शील्ड में दोनों कंडीशन में मरीज खुद हार्मफुल होता है दूसरे के लिए, मरीज खुद हार्मफुल होता है दूसरे के लिए, उसका यूरिन, उसका स्टूल बड़ी सावधानी से उसको बायोहजार्ड प्रोडक्ट की तरह उसको बाहर किया जाता है। तो लेकिन वो ब्रैकीथेरेपी, जबकि ऐसा टेलीथेरेपी में नहीं है, ये इमिट रेडिएशन इमिट नहीं, लेकिन ब्रैकीथेरेपी में रेडिएशन इमिट करेगा। क्यों? क्योंकि जो रेडिएटिव मटेरियल होता है, जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है, वो शरीर में कहीं, शील्ड का मतलब अंदर इंप्लांट किया गया, रेडियोएक्टिव के छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, इसको इंप्लांट कर देते हैं जिस एरिया में होता है, ऑपरेट करके दूर से ऑपरेट करते हैं, दूर से ऑपरेट करते हैं और वहां पे इंप्लांट कर देते हैं। इंप्लांट करने के बाद उसमें छोड़ देते हैं और बाहर से एक बीम मारते हैं, बाहर से बीम मारते हैं, यानी दोनों के बीच में कैंसरस सेल को जला देते हैं, दोनों के बीच में कैंसरस सेल जला देते हैं। तो इसमें रेडियोएक्टिव मटेरियल कहां है? विद इन द बॉडी में, किसमें? ब्रैकीथेरेपी में। जबकि टेलीथेरेपी में कहीं नहीं, बॉडी से मतलब ही नहीं रहेगा, वो बाहर से ही रहेगा, जो भी रेडिएशन होगा बाहर। इसीलिए मरीज से कोई खतरा नहीं रहता, पेशेंट के पास बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, उसका स्टूल डिस्चार्ज कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, कोई सावधानी नहीं टेलीथेरेपी में। लेकिन जबकि ब्रैकीथेरेपी में अभी आगे बात करें, इसलिए टेलीथेरेपी में पेशेंट डज नॉट इमिट रेडिएशन, पेशेंट रेडिएशन इमिट नहीं करे क्योंकि रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस उसके शरीर में ही बाहर था। ठीक, उसके बाद द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट, जो सबसे ज्यादा जो साइड इफेक्ट पेशेंट को देखने को मिलता है वो एक्सटर्नल रेडिएशन इंक्लूड लोकल स्किन चेंजेस, यानी जहां पे रेडिएशन मारते हैं, जिस पे रेडिएशन किरणें गिरती हैं, वहां पे लोकल स्किन चेंजेस हो जाता है, एंड इरिटेशन होगा, एलोपेसिया होगा, फटीग होगा। जो फटीग क्या है? मोस्ट कॉमन है, ध्यान दीजिए, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है, एंड अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन। ठीक, वही साइन सिम्टम जो हमने साइड इफेक्ट हमने बताया वही दिखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद अब हम बात करते हैं, देखिए कुछ फिगर हमने डाल दिया था, तो इसमें टेलीथेरेपी का देखिए यहाँ पे ब्रेन में हुआ है, क्या हुआ है? ब्रेन में, देखिए ब्रेन में क्या है? कैंसर ब्रेन में है, और ये मशीन है, रेडिएशन सोर्स यहाँ पे है, ये रेडिएटिव सोर्स है, रेडिएशन सोर्स। ठीक, यानी सोर्स जो रेडिएशन मार रहे हैं वो बाहर है, शरीर के अंदर कहीं नहीं। ये पेशेंट लेटा हुआ है, ये पेशेंट लेटा हुआ है। ठीक, ठीक, ये पेशेंट लेटे हुआ है, इसके ब्रेन में ट्यूमर है, देखिए ये ब्रेन में ट्यूमर है, इसका ब्रेन है, ये ब्रेन में ट्यूमर है, ये ट्यूमर है, यहां पे मार रहे हैं, और ये देखिए ट्यूमर ये जा रहा है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक, तो ये टेलीथेरेपी या एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। ठीक, उसके बाद आगे अगर बात करें, देखिए इसमें भी थोड़ा सा दिखाए हैं ऐसे। ठीक, ये क्या है? CO, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है? ये कोबाल्ट का सोर्स है, कोबाल्ट, इसे क्या कहते हैं? कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 ये रेडियोएक्टिव मेटल होता है, ये रेडियोएक्टिव मेटल होता है जो रेडिएशन इमिट करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन इमिट करता है। इसके जो पार्टिकल होते हैं, जो चावल के दाने होते हैं, चावल के दाने के बराबर होते हैं, चावल के दाने के बराबर होते हैं। और इसको जब इम्प्लांट करना होता है शरीर के अंदर, जितने भी रेडियोएक्टिव मेटल होते हैं जो रेडिएशन इंटरनली इम्प्लांट करते हैं, वो छोटे छोटे चावल के दाने की तरह होते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे सोर्स कहाँ पे है? बाहर है, देखिए ये सोर्स है, कोबाल्ट 16 सोर्स, ये सोर्स बाहर है, यहाँ पे है, यहाँ से रेडिएशन मार रहे हैं यहाँ पे। और देखिए ये ट्यूमर है, ये ट्यूमर है, इस एरिया में थोरेसिस में ट्यूमर है, यहाँ पे ये कोबाल्ट का कोबाल्ट 60 या इसको ऐसे बोलते हैं CO 60। ठीक, ये कोबाल्ट 60 ये रेडियोएक्टिव मेटल ये बाहर है और यहाँ से रेडिएशन इमिट कर रहा है इसको। ठीक है, और देखिए
अब देखिए यहां से आके जब पार कर जाता है तो ये देखिए नीचे ये प्लेट लगा हुआ है मशीन में, ऐसा होता है काउंटर वेट यानी कि जहां से वो आता है तो इस पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी कि हानि इधर ना हो, यानी वो जो रेज होती हैं बहुत हानिकारक होती हैं, ठीक। और ये रोटेट करता है, रोटेटिंग आर्म, ये मशीन ऐसे रोटेट होती है, जिस एरिया में देना होता है ऐसे घुमा के साइड से, इधर से भी रेडिएशन, उधर से भी रेडिएशन, ऊपर से भी रेडिएशन, ये रोटेट करता है आसानी से, ठीक। तो ऐसे ये क्या है, एक्सटर्नल 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 रेडिएशन थेरेपी, या इसी को टेलीथेरेपी भी बोलते हैं, ये है, ठीक। उसके बाद आपको देखिए यहां पे टेलीथेरेपी टाइप बता रहे हैं, टेलीथेरेपी का कितने टाइप होते हैं। देखिए टेलीथेरेपी में टाइप, ध्यान दीजिएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइप ऑफ टेलीथेरेपी अकॉर्डिंग टू यूज, कैसे, किस बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ टाइम एंड ट्यूमर के ऊपर, और टाइमिंग कब यूज कर रहे हैं, प्रेजेंस, ट्यूमर प्रेजेंस, उसके आधार पे क्या है। पहला इंट्रा ऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी, इसमें क्या होता है, इंट्रा मतलब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लार्ज डोज, कैसा, लार्ज डोज ऑफ रेडिएशन टू मैलिग्नेंट ट्यूमर ड्यूरिंग सर्जरी। इसमें क्या होता है कि जब सर्जरी करते हैं, जिस एरिया में कैंसर होता है उस एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन छोड़ते हैं, यूज्ड इन गायनेकोलॉजिकल या कोलोरेक्टल कैंसर विच हैव रिस्क ऑफ रीअकरेंस, यानी दोबारा ये हो सकता है। तो जब आप सर्जरी कर रहे थे तो उसी टाइम रेडिएशन देके उसको भी ठीक कर दीजिए, नहीं वो फिर से दोबारा हो जाएगा, तो उसी टाइम करते हैं। अब टाइम देखिए, टाइम कब, यानी कि गायनेकोलॉजिकल कुछ ट्रीटमेंट या गायनिक से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन या कुछ भी कर रहे थे, तो उस टाइम सर्जरी के दौरान ही क्या दे दिए, ये दे दिए इंट्रा ऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी। ये बाहर से ही देंगे, ये बाहर से ही रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या है, स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन, इसमें क्या होता है, ए रेडियोलॉजिकल डिवाइस, इसमें एक रेडियोलॉजिकल डिवाइस फर्स्ट यूज्ड इन 1968 में, 1968 में एट रिलीज ऑन गामा रेज के किरणों की मदद से, जो कि फ्रॉम दी कोबाल्ट रेडियोएक्टिव कोबाल्ट टू कट आर एक्सीज, यानी कि गामा रेडिएशन के थ्रू टिश्यू को कट किया था या फिर उसको किल किया था। कब, 1968 में पहली बार यूज हुआ था, डिजीज को, किसी डिजीज टिश्यू के लिए यूज हुआ था, स्पेशली ऑफ ब्रेन ट्यूमर, किसके लिए, ब्रेन ट्यूमर के लिए यूज होता था। लेकिन अब ये ट्रेंड में आ गया, कैंसरस सेल पर भी यूज किया जाने लगा है, ठीक। इसमें क्या होता है, द रेडियो एक्टिव एनर्जी इमिटेड बाय द नाइफ, ठीक, नाइफ इज फोकस्ड स्टीरियोटैक्टिकली टू लिमिट इंजरी टू हेल्दी टिश्यू, यानी कि इसमें जो देखिए, इसमें जो रेडिएशन इमिट करेगा, जो रेडियो एक्टिव एनर्जी इमिट होगी, वो मतलब कि ऐसे देखिए, ये एकदम चाकू के अगर नोक पे अगर यहां पर भी हो ना, तो यहां पर भी मार सकते हैं उसको, एकदम यहां पर भी मार सकते हैं ऐसे, ठीक, यहां पर भी मार सकते हैं। तो ये क्या करे, द रेडियो एक्टिव एनर्जी इमिटेड बाय द नाइफ इज फोकस्ड स्टीरियोटैक्टिकली टू लिमिट, यानी कि जितना सिर्फ हमें मारना है उतने ही अफेक्टेड हो, बाकी नॉर्मल क्या हो, नॉर्मल इंजरी ना हो, हेल्दी टिश्यू में इंजरी ना हो। हेड प्लेस इन स्पेशल फ्रेम, और जब ब्रेन ट्यूमर का उस टाइम जब ट्रीटमेंट कर रहे थे इससे, उस टाइम उसको एक फ्रेम में रख रहे थे, स्पेशल फ्रेम में ब्रेन को रख के या सर को रख के तब ट्रीट कर रहे थे। तो ये टाइप ऑफ टेलीथेरेपी है। उसके बाद आपका एक अगला तीसरा है IMRT,
इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। क्या? इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, यानी जरूरत जैसा होगा, आवश्यकता जैसा होगा, इसमें क्या होता है वो चेंज कर लेते हैं। 3D में भी लेना हो, 2D में भी लेना हो, या एक प्लेन में लेना हो तो वो चेंज कर लेते हैं। ठीक, इंटेंसिटी को बदल लेते हैं। ये डिवाइस, इस डिवाइस में ये खासियत होती है कि इसको बदल लेते हैं, किसमें? 1D या प्लेन में या 3D में, जैसे भी देना चाहते हैं। या कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी, इसी को कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी इसलिए कहते हैं कि अभी हम जब स्टार्टिंग में बात किए कि ये डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी यूज होता है, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी यूज होता है। तो डायग्नोस्टिक देखिए कंफर्म करने के लिए, कंफर्मल इसलिए नाम है कि कंफर्म करने के लिए जब 3D में, यही इस डिवाइस से जब 3D में पता वो रेज गिरती हैं, रे बाहर से गिरती हैं, तो उतने एरिया में पता चल जाता है कि इतने एरिया में कैंसरस सेल है, इतने एरिया में कैंसरस सेल में, बाकी अदर सेल में नहीं अभी पहुंचा है। ठीक, तो ये कंफर्म करने के लिए ये रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। इस वजह से इसे नाम दिया गया कन्फर्मल रेडिएशन थेरेपी। या फिर इसमें जरूरत पड़ने पे इंटेंसिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं, या फिर 1 प्लेन या 2D या 3D में कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या देखिए, द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन थेरेपी टू ट्यूमर दैट हैव बीन इमेज 3 डायमेंशनली, और उस ट्यूमर का 3 डायमेंशन में दिखाएगा, इसे घुमा के दिखाएगा कहां तक फैला है, कहां तक फैला है, 3D फॉर्म में दिखाएगा ये रेडिएशन थेरेपी। द ऑब्जेक्टिव इज टू डिलीवर द रेडिएशन, यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि जो रेडिएशन डिलीवर करते हैं डायरेक्टली टू द ट्यूमर पर, किस पे? ट्यूमर पे, टू मेक द एनर्जी कंफर्म द यूनिक शेप ऑफ द, हमने कहा ना शेप ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर का शेप पता लगाने के लिए लिविंग नाइबर टिश्यू, नाइबर हेल्दी टिश्यू अनअफेक्टेड, यानी पड़ोसी, नाइबर मतलब पड़ोसी, यानी कि जो ट्यूमर है, ट्यूमर के बगल अगल बगल के जो सेल है उसको अफेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ट्यूमर को ही अफेक्ट करना है। बाय डैमेजिंग अफेक्ट रेडिएशन यूज्ड इन ब्रेन, लंग कैंसर। ठीक, देखिए ब्रेन कैंसर में और लंग कैंसर में होता क्या है कि अगर ऐसा करें कि पूरे ब्रेन पे अगर रेडिएशन अगर जाए तो नॉर्मल सेल को भी किल कर देगा, नॉर्मल सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, तो कोई मतलब नहीं है कि हम उसको बचा सकते हैं। तो बचा के भी क्या करेंगे, वो डिस्टर्ब रहेगा, उसका मेंटल जो फंक्शनिंग होगा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, न्यूअर टेक्निक यूजेज रेडिएशन बीम इन वेरियस इंटेंसिटीज एंड मॉड्यूल, ये नई टेक्नोलॉजी आई है सिर्फ ट्यूमर के शेप साइज को पता लगाने के लिए कि कहां तक पहुंचा है, बिना अफेक्ट किए अगल बगल के सेल को, जो नॉर्मल सामान्य सेल है उसको बिना अफेक्ट किए। ठीक, तो ये तीसरा था, टेलीथेरेपी का तीसरा टाइप था। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए अब आ जाइए ब्रैकीथेरेपी। टेलीथेरेपी के बारे में हमने बता दिया। टेलीथेरेपी 3 टाइप का होता है, एक स्टीरियो टाइप का और एक मॉड्यूलेटेड या कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी, और एक जो होता है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। 3 होते हैं, तो तीनों को हमने बता दिया। अब उसके बाद ब्रैकीथेरेपी की बात करते हैं। ब्रैकीथेरेपी ये क्या होता है? ठीक, ब्रैकीथेरेपी में क्या होगा, जितने अभी तक रेडियो एक्टिव जो सोर्स होते थे वो बाहर होते थे, अब रेडियो एक्टिव सोर्स जो होंगे यानी रेडियो एक्टिव जो मेटल होंगे वो बॉडी में ही इम्प्लांट करेंगे। अब वो चाहे फ्लूइड के फॉर्म में पिलाया जाए या फिर शरीर में इम्प्लांट किया जाए। ठीक, इसी के बेसिस पे 2 टाइप का है ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी में ध्यान दीजिएगा, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो रेडिएशन इमिट करने वाला मटेरियल है, वो शरीर के अंदर ही रहेगा। ठीक, शरीर के अंदर ही। देखिए इंटरनल, इसीलिए इसको कहा गया इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। द यूज ऑफ इम्प्लांट ऑफ रेडियो एक्टिव, इम्प्लांट करते हैं, क्या इम्प्लांट करते हैं, यानी बॉडी में ऑपरेट करके दूर से। ध्यान दीजिए, जो सर्जरी करते हैं या जो नर्सेज होती हैं, जिस मरीज को इम्प्लांट करना होता है दूर से, बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है, दूर से सबका काम होता है, पास नहीं जाते हैं। ठीक, क्योंकि उनको खुद अफेक्ट कर देगा ये रेडियो एक्टिव मेटल, रेडियो एक्टिव मटेरियल सच एज रेडियम, सीजियम और इरिडियम या फिर गोल्ड एट द ट्रीटमेंट साइट। ठीक, जहां ट्यूमर का ट्रीटमेंट करना है उसी ट्यूमर को ही ऑपरेट करके उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल इम्प्लांट कर देते हैं, उसको ऑपरेट करके उसी में रख देते हैं।
एग्जाम्पल में एन इंटरनल ऑर्गन विथ एन मैलिग्नेंट लेशन, ठीक, यानी कि छोटा सा चीड़ा लगा के उसमें ऑर्गन में रख देंगे। और ब्रेकीथेरेपी इज मेनली टू टाइप बेस्ड ऑन दी सील्ड एंड अनसील्ड, ठीक। सील्ड का मतलब आप देखिए, जैसे मान लीजिए मरीज को, अब ये पेशेंट है, ठीक, ये पेशेंट है। अब इसको मान लीजिए प्रोस्टेट कैंसर हुआ है। सील्ड और अनसील्ड का मतलब बता रहे हैं। सील्ड आप जानते हैं, वैसे भी सील्ड और अनसील्ड। अनसील्ड, सील्ड का मतलब ये है, ये कवरिंग के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? कवरिंग के अंदर। अब ये कवरिंग कौन होगा? खुद टिश्यू होगा। मान लीजिए प्रोस्टेट कैंसर है तो ये ट्यूमर है, ठीक, ये ट्यूमर है। क्या है? ट्यूमर है। इसके अंदर क्या करते हैं? इम्प्लांट करते हैं। ये सील्ड है। ये क्या है? सील्ड है। अनसील्ड में क्या होता है कि वो उसको पिलाते हैं या इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। रेडियो एक्टिव मेटल का सिरप वगैरह होता है, इंजेक्शन या उसको सिरप के थ्रू देते हैं। वो जाता है पूरी बॉडी में फैल जाता है। उसे अनसील्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनसील्ड। और अनसील्ड वाला जो रेडिएशन थेरेपी होता है, ब्रैकीथेरेपी, वो मरीज दूसरों के लिए बहुत खतरनाक होता है। उसके बॉडी से निकला हुआ हर एक प्रोडक्ट, चाहे वो थूक दे, चाहे वो खास के निकाल दे, बलगम निकाले, चाहे यूरिन डिस्चार्ज करे, चाहे स्टूल डिस्चार्ज करे, जो भी होगा सब में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो सकते हैं। इसलिए वो डेंजरस होगा। उसके बॉडी से निकला हुआ हर एक प्रोडक्ट डेंजरस होगा। किसमें? अनसील्ड वाले मरीज में। अनसील्ड वाले और सील्ड वाले मरीज में क्या होगा? सिर्फ सावधानी बरतनी होगी इम्प्लांट करने के दौरान और फिर इसको हटाने के दौरान। और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट जब यानी नर्सिंग केयर कर रहे हैं इस मरीज का, तब भी ध्यान देना जरूरी है। इस मरीज को दूर से ही जो भी देना है। और ज्यादा तो अभी हम बताएंगे कि नर्सिंग केयर इसमें क्या क्या दिया जाता है। तो इसमें देखिए क्या है कि अनसील्ड की, पहले हम अनसील्ड की बात कर लेते हैं डिटेल में। अनसील्ड की देखिए, अनसील्ड क्या होता है? अनसील्ड सोर्स ऑफ रेडिएशन, ये सिस्टेमिक रेडिएशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जानते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी ये सर्कुलेशन में जाएगा। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड दैट आर गिवन टू पेशेंट, जो पेशेंट को देते हैं ओरली। क्या देते हैं? ओरली देते हैं, या फिर बाई इंट्रावीनस या आईवी इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। जैसे आयोडीन 131, ये जो है इसका इंजेक्शन भी आता है, इसका सिरप टाइप आता है, उसको पिलाया जाता है। इसीलिए अनसील्ड। गिवन एज अ ट्रीटमेंट फॉर थायराइड ग्लैंड एब्लेशन, यानी थायराइड कैंसर का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो आयोडीन 131 का सिरप पिलाते हैं या फिर आईवी इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, ठीक। सोर्स इज रीच्ड ऑल बॉडी फ्लूइड। अब बताइए, जो पिया हुआ है तो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वो शरीर के सभी भागों में पहुंच जाएगा। क्या होगा? एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी विद इन 48 आवर। अब सोचिए कि उसको पिला के रेडिएशन थेरेपी जैसे ब्रेकीथेरेपी करके, यानी कि 2 दिन तक वो खतराहीन है। 2 दिन तक उसके पास जाना वर्जित है। उसके पास जो जाए तो उसके पास जाए, उसके बलगम को उठाना हो, उसके स्टूल को उठाना हो, उसके यूरिन को उठाना हो, तो 24 घंटे तक क्या होगा? वो खतराहीन में होगा। एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विद इन 48 आवर्स। उसके बाद जब से तक आगे 48 घंटे के बाद भी सावधानी बरती जाती है, ताकि इस मरीज की वजह से इंसान जो हेल्दी है वो अफेक्टेड ना हो जाए, ठीक। यानी जब सोर्स क्या होता है? रीच्ड ऑल बॉडी फ्लूइड, सभी बॉडी फ्लूइड में पहुंच जाता है। एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विद इन 48 आवर्स, ठीक। इस मरीज को खतरा ही खतरा है, इसके शरीर से निकला हुआ चाहे बलगम चाहे कोई भी मटेरियल हो, ठीक, ब्लड हो। उसके बाद आगे देखिए, ये सील्ड का है, ये सील्ड का है। अनसील्ड का हम बता रहे हैं। ठीक, हाँ। अनसील्ड में देखिए, अनसील्ड में पहले देख लीजिए कि द
treated patient can emit। अब देखिए टेलीथेरेपी में क्या था, वहां पे नॉट इमिट, वो इमिट नहीं कर रहा था रेडिएशन, लेकिन इसमें रेडिएशन इमिट करेगा। कैन इंडेंजर अदर, यानी दूसरों के लिए खतरा है ये मरीज, दूसरों के लिए खतरा है ये मरीज जिसको पिलाया गया है, यानी थायराइड कैंसर हुआ था, थायराइड कैंसर का थेरेपी कराने गए तो ब्रैकीथेरेपी में उनको आईवी इंजेक्शन के द्वारा रेडियो एक्टिव मटेरियल इंसर्ट किया उनके बॉडी में तो भी खतरा है, यानी पिलाया गया तो भी खतरा है। तो ऐसे मरीज क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, इमिट करते हैं क्या, रेडिएशन, और ये दूसरों के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए ऑल लिनन, जितने भी उसके चादर हैं, बेडशीट है, जो टॉप शीट है, और जितने भी उसके गादपीस है, ड्रेसिंग है, आर कंसीडर्ड कंटामिनेटेड, सभी को सावधानी पूर्वक, बढ़िया से सावधानी पूर्वक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की तरह, यानी कि प्रॉपर जो अनपंचर जो थैला होते हैं उसमें उसको उठाते हैं। लेड, लेड प्रोटेक्टेड थैला होता है, क्या होता है, लेड, लेड प्रोटेक्टेड, लेड प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड थैला होता है, उसमें रखते हैं। जो भी मटेरियल इसका स्टूल निकला, यूरिन निकला, चाहे कुछ भी, उसको लेड प्रोटेक्टेड थैले में रखते हैं। तो ये था अनसील्ड का। अब सील्ड का बात कर लेते हैं। सील्ड का, सील्ड में क्या होगा, एनी रेडियोएक्टिव मटेरियल दैट इनक्लोजेज, इनक्लोजेज या इम्प्लांट इन अ लीनियर आर केसेस, लीनियर आर केस एंड देन रेडियोएक्टिव मटेरियल इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटी। जैसे कि अगर वेजाइना में कैंसर हुआ तो वेजाइना में, और रेक्टम में हुआ तो रेक्टम में, ऐसे ही अगर प्रोस्टेट में हुआ तो प्रोस्टेट में इम्प्लांट करेंगे, और अगर ओवरी में हुआ तो ओवरी में इम्प्लांट करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि क्लाइंट इमिट रेडिएशन। अब ये क्लाइंट हमेशा, अब देखो ये पूरा रेडिएशन का दुकान ही है, रेडिएशन इसके शरीर में इम्प्लांट कर दिया गया है रेडियोएक्टिव मटेरियल, तो हमेशा रेडिएट करेगा, बशर्ते खतरा इतना नहीं रहता है कि ये इसका स्टूल और यूरिन जो है उससे खतरा नहीं होता, क्योंकि ये एक जगह है। ठीक, फिर भी सावधानी बरती जाती है, फिर भी सावधानी बरती जाती है। इमिट रेडिएशन व्हाइल द इम्प्लांट इज इन प्लेस बट एक्सट्रीटा नॉट हैव रेडियोएक्टिव। ध्यान दीजिए, देखिए जो हमने कह रहे थे कि उसमें अनसील्ड वाले में उससे बॉडी से निकले हुए आल एक्सक्रीटा क्या खतरा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे बट एक्सक्रीटा नॉट हैव रेडियोएक्टिव, यानी कि वो हार्मफुल नहीं है। सील्ड में क्या होगा, सील्ड में उसका स्टूल और उसका यूरिन, बॉडी से निकले हुए एक एक फ्लूइड जो भी है वो खतरा नहीं है, उसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये शरीर में टिश्यू के अंदर इंप्लांट किया गया है। एक छोटा सा रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस है, चावल के आकार का, उसको इंप्लांट किया गया है। अगला है कॉमन रेडियो आइसोटॉप यूज्ड इन सील्ड सोर्सेस, यानी जो छोटे छोटे जो रेडियोएक्टिव के दाने होते हैं वो स्ट्रोंटियम 90, सीजियम 137, रेडियम 226, ये सब रेडियोएक्टिव मटेरियल है। इनके चावल के दाने की तरफ होते हैं और इसको इम्प्लांट किया जाता है टिश्यू में। ठीक, जिस एरिया में जहां ट्यूमर हुआ रहता है वहीं पे इम्प्लांट किया जाता है, ऑपरेट करके रख दिया जाता है। उसके बाद आगे देखिए केयर ऑफ पेशेंट। अच्छा, ये एक चीज देख लीजिए, हम दिखा रहे ब्रैकीथेरेपी, जो ये देखिए रेडियोएक्टिव सब ये मटेरियल है रेडियोएक्टिव। पहले इधर देख लीजिए, उसमें देखिए सील्ड इंटरनल ब्रैकीथेरेपी, यानी देखिए यहाँ पे देखिए कहां पे हुआ है, प्रोस्टेट कैंसर। ये देखिए प्रोस्टेट कैंसर है, ये प्रोस्टेट कैंसर है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हुआ है। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी एक मेल है, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हुआ है। अब देखिए कितनी सावधानी से, इधर देखिए, इधर मेटल का, लेड का एक वो है, और ये देखिए डंडे से दूर से इंप्लांट कर रहे हैं, दूर से, यहां से दूर से इंप्लांट कर रहे हैं। और ये देखिए ये है, ये दाने छोटे से रखा है, इसमें रखा है। ठीक, निडिल डिलीवरिंग सीड, ये जो रेडियोएक्टिव का सीड है इसी निडिल के द्वारा ऐसे फ्रिक करके यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, और ये रेडियोएक्टिव सीड देखिए यहाँ पे इंप्लांट कर दिया गया, ये यहाँ पे इंप्लांट कर दिया। और उसके बाद कैंसरस ट्यूमर, ये कैंसरस ट्यूमर है, ये कैंसरस ट्यूमर है, इसके अंदर इंप्लांट कर दिया गया। देखिए इंप्लांट करने का जो इंजेक्शन है, देखिए ये पूरा यहाँ पे दिखाया, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई दिख रहा है,
यहाँ कोई नहीं, दूर से कर रहे हैं, दूर से 2 गज 3 गज से दूर से वहां से इम्प्लांट कर रहे हैं, उसको इमेजिन देख के इम्प्लांट कर रहे हैं। तो इस केस में सील्ड वाले में दूर से ही, यानी कि चाहे सील्ड हो चाहे अनसील्ड, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से वो नुकसानदायक होगा, लेकिन बशर्ते क्या है कि इसको इम्प्लांट करने के बाद थोड़ा इससे पास जा सकते हैं, लेकिन जब इम्प्लांट कर रहे हैं तो उस टाइम इससे दूर ही रहें, दूर से इम्प्लांट करें। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए ये ट्यूमर है, वही चीज है, ये रेडियो एक्टिव के दाने हैं, ये छोटे छोटे चावल के दाने की तरह, ये साइज दिखाया सेंटीमीटर में, लगभग 40 सेंटीमीटर का। देखिए टीनी रेडियो एक्टिव पिलेट्स, पिलेट्स मतलब ये कैप्सूल की गोली की तरह, एक कैप्सूल की गोली या चावल की गोली की तरह ऐसे पतला सा ये रहता है। ठीक, अबाउट द साइज ऑफ ग्रेन ऑफ राइस, चावल के आकार के। द पिलेट इंसर्टेड इनसाइड आर नेक्स्ट टू द ट्यूमर emit radiation weakness and kill the cancer cell, eventually stopping the reproduction and growth of the tumor, यानी ट्यूमर के ग्रोथ को रोकेगा ये। ठीक, उसके बाद हाँ, अब बताइए केयर, केयर करना है किसको, जो इम्प्लांट किया गया हो उसको केयर करना है मरीज को। ठीक, नर्सिंग मैनेजमेंट अब आया है, जो रियल जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, जो जरूरी है वो अब आया है। देखिए इसमें क्या है, इसमें पहला है इफ द रेडिएशन सोर्स इज डिसलॉज्ड। डिसलॉज मतलब अगर किसी कारणवश अगर जहां इम्प्लांट किया गया था, गलती से वेजाइना में ही इम्प्लांट किया गया था, वहां से कैसे भी करके निकल गया, या प्रोस्टेट में ही इम्प्लांट किया गया था, वहां से निकल गया, डिसलोड हो गया, जहां पे लोड किया गया था वहां से डिसलोड हो गया, हट गया, समस्या आ गई, खतरा है, बहुत खतरा है। इट इज रिमूव्ड बाय अ रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। इसके लिए अलग से नर्सिंग ऑफिसर होता है, उसको लेड एप्रन पहनाया जाता है पूरी बॉडी में कवर करके, तब उसको उठाने के लिए वो भी डंडे से, लॉन्ग फोर्सेप हैंडल उसको यूज करेंगे, यूजिंग स्पेशल लॉन्ग एंड इज प्लेस्ड इन अ लेड कंटेनर। और किसमें रखेंगे, हमने बताया था लेड का थैला होता है, लेड का थैला होता है, उसमें उठा के रखेंगे। अगर बाय द वे गलती से उसके यूरिन के थ्रू निकल गया, वेजाइना में था या फिर प्रोस्टेट में था, यूरिन के थ्रू निकल गया, तो उसको लॉन्ग फोर्सेप हैंडल से उठाएंगे, उठा के लेड कंटेनर में रखेंगे। फीमेल क्लाइंट में रिज्यूम सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर 10 to 7 days ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्लांट। ठीक, जिस महिला में इम्प्लांट अगर किया गया था, सील्ड जो इम्प्लांट किया गया था उसको अगर निकाल दिया जाए, ठीक, निकाल दिया जाए, निकालने के 7 से 10 दिन बाद वो, अगर मान लीजिए वेजाइना में इम्प्लांट किया गया था, वो ठीक हो गई, फर्स्ट स्टेज का था, ठीक हो गई, तो उसको निकाल दिया गया, निकालने के 7 से 10 दिन बाद वो क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये वियर डॉसीमीटर, क्या डॉसीमीटर, ये डॉसीमीटर होता है अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द आउटपुट ऑफ एनी आयनाइजिंग रेडिएशन। ये क्या करता है, डॉसीमीटर आपके अपरन में यहां पे रहेगा, और जैसे ही आप पास जाएंगे इसमें मीटर लगा रहता है, उसमें मीटर लगा रहता है। जैसे मैं अगर जा रहा हूं उस मरीज के पास, रेडियो एक्टिव इसके शरीर में इम्प्लांट किया गया, मैं अगर जा रहा हूं तो वो अपरेन पहन लूंगा, और उस अपरेन में डॉसीमीटर लगा होता है, डॉसीमीटर लगा होता है, और उस मीटर में रेडिएशन की कैपेसिटी, कितना भेदन क्षमता या कितनी तेज रेडिएशन हो रही है उसमें बताता है, अलार्म रहता है कि इतना रेडिएशन आया, इतना रेडिएशन आया, इतना रेडिएशन। जैसे ही सावधानी बरतनी हो तो हम हट जाएंगे। ठीक, ये डॉसीमीटर एक डिवाइस होता है मेजरिंग आउटपुट ऑफ एनी आयनाइजिंग रेडिएशन। रेडियोएक्टिव मेटल से निकलने वाले आयनाइजिंग रेडिएशन को मेजर करता है। ज्यादातर ये हेल्पफुल होता है जो नर्सिंग ऑफिसर जो ऐसे मरीज का केयर करते हैं उनके लिए होता है। और ये क्या होता है, वियर डॉसीमीटर फिल्म, एक पतली सी फिल्म होती है, उसको पहना जाता है टू मेजर रेडिएशन। ठीक, प्रोवाइड पोवो आयोडीन, क्या पोवो आयोडीन सोल्यूशन, यानी जो ड्रेसिंग करने के लिए सोल्यूशन होता है वो डच इफ इम्प्लांट इन वेजाइना। अगर इम्प्लांट वेजाइना में किया गया है तो डच क्या होता है, डच एक प्रकार का ऐसे डिवाइस होता है जो वॉश, वेजाइना को वॉश करने के लिए आता है, ऐसे होता है ये।
ये होता है। और इसको वेजाइना को वॉश करने के लिए डच आता है, कुछ लोग शौकीनी यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं, जबकि इसका यूज कम करना चाहिए, जरूरत पड़ने पे तभी यूज करें। पोवाइडिन का सोल्यूशन डच में डाल के उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। इफ इम्प्लांट इन वेजाइना, ठीक, अगर वेजाइना में इम्प्लांट करना है तो पहले वॉश करेंगे, किससे, पोवाइडिन आयोडीन से, ठीक, डच के थ्रू। गिव फ्लीट एनिमा इफ सोर्स इन रेक्टम, अगर रेक्टम में रेक्टल कैंसर हुआ है, अगर वहां पे इम्प्लांट किया गया है तो हम क्या देंगे, एनिमा देंगे। वो कैसा, फ्लीट एनिमा, यानी फ्लूइड के फॉर्म में एनिमा देंगे, ठीक। उसके बाद आगे क्या है, आगे है, देखिए आगे कह रहा कि प्लेस पेशेंट इन प्राइवेट रूम, किसमें रखना है, पेशेंट को, जिस पेशेंट को इम्प्लांट किया गया उसको अलग रूम में रखना चाहिए। रेडियो प्रिकॉशन साइन ऑन द क्लाइंट डोर, यानी जिस रूम में उसको रखा जाएगा दरवाजे पे कासन, सावधानी का एक वो क्या लगता है, टैग लगा दिया जाए कि इस रूम में ये रेडियो एक्टिव मटेरियल वाला मरीज है, तो इसमें जो अगर पढ़ा लिखा होगा वो जाएगा नहीं, ठीक, क्लाइंट डोर पे। नर्सिंग स्टाफ शुड बी रोटेट एंड नॉट अलाउ प्रेग्नेंट नर्स टू केयर द क्लाइंट। देखिए नर्सिंग ऑफिसर में भी जो नर्स है, जो ट्रीटमेंट जो केयर कर रहे हैं ऐसे मरीज का इम्प्लांट का, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करना है, उसको घर पे रहने के बोलिए, जरा सा भी उसके संपर्क में बिल्कुल नहीं जाना है। और उसके बाद अगर नॉर्मल है, अगर प्रेग्नेंट नहीं है, फीमेल है, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो उसका एक शिफ्ट होता है, यानी कि इतने टाइम तक सिर्फ कार्य करेगी इस मरीज के पास या इस मरीज के इर्द गिर्द, उस मरीज के आसपास सिर्फ इतने घंटे तक रहेंगे, उसके बाद उसको हटा के दूसरे नर्सिंग ऑफिसर को लगाया जाएगा। तो वो टाइम कितने टाइम का होता है, लिमिट टाइम टू 30 मिनट, कितना, पर केयर, यानी मरीज का केयर एक नर्सिंग ऑफिसर सिर्फ 3 मिनट करेगा, प्रोवाइड पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में सिर्फ 30 मिनट, यानी आधे घंटे उसको केयर प्रोवाइड करेगा, आधे घंटे बाद उसको नर्सिंग स्टाफ को चेंज कर देंगे, ठीक। लिमिट विजिटर फॉर 30 मिनट्स पर डे, मेंटेन एट लीस्ट 6 फीट डिस्टेंस फ्रॉम दी सोर्स, यानी मरीज से 6 फीट दूरी पर, अटेंडेंट आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, चच्चा आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, सेब लेके आ रहे हैं, बोल दीजिए सेब उधर ही रख दीजिए और मिलने आना है तो 6 फीट दूर से ही मिलिएगा। और वो भी टाइमिंग कितना है, सिर्फ 30 मिनट से ज्यादा, अगर बहुत देर तक 1 घंटा तक माथे पर हाथ रख के बाल सहलाने वाला काम न करें, 30 मिनट तक रहें, बातचीत करें और उसके बाद हट लें, ठीक, नहीं तो दिक्कत आपको हो जाएगा। डू नॉट अलाउ चिल्ड्रेन, बच्चों को अलाउ नहीं करना है उस मरीज के पास जाने के लिए। 16 ईयर और ओल्ड जो बुढ़े होते हैं उनको, बिलो 16 ईयर, यानी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को वहां नहीं जाने देना है। प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं जाने देना है। टू मीट द क्लाइंट, से मिलने नहीं दिया जाएगा। वियर ए लेड एप्रन या शील्ड व्हेन गिविंग केयर, जब नर्सिंग स्टाफ केयर देने जाएगा तो लेड एप्रन पहन के जाएगा, ठीक। स्टोर यूरिन, यानी उसकी बॉडी से निकला हुआ यूरिन इन लेड लीन कंटेनर, यानी कि लेड का कंटेनर उसमें रखना है। टू प्रिवेंट इमिशन ऑफ रेडिएशन, किससे, रोकने के लिए रेडिएशन इमिट ना होने पाए फ्रॉम यूरिन। इफ इम्प्लांट नियर द ब्लैडर, अगर यूरिनरी ब्लैडर के नजदीक इम्प्लांट किया गया है तो उसमें क्या करना है, यूरिन, जैसे मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर में नहीं है, प्रोस्टेट में है, प्रोस्टेट ग्लैंड में है, तो उसके पास में तो है यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर से निकल रहा है यूरिन, तो आएगा तो वो इन्फेक्टेड होते हुए आएगा ना, तो ऐसे मरीज को यूरिन क्या करना है, लेड एप्रन कंटेनर में ही रखना है ताकि इमिशन ना हो, ठीक। तो उसके बाद आगे केमोथेरेपी जो कि नेक्स्ट क्लास में, ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, काफी लोगों को हेल्पफुल होगा, ये बड़ी मेहनत करके लाते हैं, ठीक, सिर्फ आपके लिए, और आप जो है कि ताकि अच्छा कर पाए अपने एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं नर्सिंग का। थैंक यू सो मच।